विधायक सुदर्शन बबलू जी, हमारे विधायक शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान जी, हमारे सुरेंद्र मनकोटिया जी, हमारे भरत खेड़ा जी, हमारे सचिवालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, कमल कृष्ण शर्मा महासचिव जी, रमन शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महेंद्र सिंह उप प्रधान, हुकम सिंह हुक्की संयुक्त सचिव, रामपाल शर्मा जी कोषाध्यक्ष तथा समस्त कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित सदस्य जिन्होंने अभी शपथ ली है, श्रीमती गीता शर्मा जी अध्यक्ष, श्री अमरचंद शर्मा जी ड्राइवर एसोसिएशन प्रेसिडेंट टेक चंद शर्मा, प्रेसिडेंट क्लास 4 ज्योति चौहान जी, महासचिव ऑफिसर एसोसिएशंस। 11 महीने पहले जब मैं अपने घर सचिवालय के परिसर में आया, उस समय सचिवालय के कर्मचारी और उस समय के कार्यकारिणी ने के सामने मैंने कुछ बातें कही। सचिवालय हमारा घर है। सचिवालय में रहने वाले सभी और काम करने वाले सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ये पूरे हिमाचल की जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की क्षमता ये परिसर हमको देते हैं। सचिवालय की गली से लेकर छोटे शिमले की सारी गलियों को मैंने देखा है। मेरा बचपन यहाँ बीता और मेरा राजनीतिक कैरियर इसी सचिवालय से शुरू होकर पंथा घाटी, साधना घाटी, अलर्जी, सब जगह ब्रॉडकास्ट, सब जगह यहीं से शुरू हुआ। और तकरीबन मेरा पहला जो चुनाव था राजनीतिक जीवन का, छात्र जीवन में तो मैंने चुनाव लड़े, ये मेरा 11वां चुनाव था। उस 11वें चुनाव में पहला जो मेरा पब्लिक अपीयरेंस थी वो छोटा शिमला वार्ड से थी। उस समय हिमाचल भवन, सचिवालय, आशियाना से लेकर साधना घाटी से लेकर निगम विहार से लेकर ये सब पंथा घाटी तक मेरे वार्ड के वोटर्स हुआ करते थे। और मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरे बचपन से लेकर युवा अवस्था तक के अपने जीवन के अपने 20, 30, 25 साल ब्रॉडकास्ट में बिताए हैं। इसलिए मैं सभी प्रकार के सचिवालय के जो पहले के कर्मचारी है उनको जानता हूं, और जो वर्तमान में हमारे यहाँ जो कर्मचारी है एसओ बन चुके हैं, अंडर सेक्रेटरी बन चुके हैं, मेरे समय विश्वविद्यालय के साथी है, कॉलेज के साथी है, वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी और क्षेत्रों से सब लोग आए हैं, और ये एक मिनी घर है सभी हमारी संस्कृति का, जहां सभी प्रदेशों से, हमारे प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ लोग आकर लोगों की सेवा करते हैं। मुझे जब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उससे पहले मैं जीवन में कभी भी मंत्री नहीं था, और मुझे कई बार अफसर मिले। एक बार मुझे चेयरमैन बनाया, एक बार सीपीएस बनाया, लेकिन मैंने उन पदों को किसी कारणवश नहीं स्वीकारा। और मन में एक इच्छा थी कि जब कभी मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं प्रदेश की आम जनता की सेवा में अपना ध्यान लगाऊंगा। और भगवान की दया से, लोगों के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता से, और आज राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो उस समय मेरे मन में एक व्याथा थी कि आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा रहा हूं, और इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने से पहले मैं उन बच्चों के पास जाना चाहता हूं जिन बच्चों का इस संसार में कोई नहीं है। और मैं उस अनाथ आश्रम में गया, उन बेटियों से मैंने सीखा, और पहली योजना मेरे 11 महीने के कार्यकाल में 10वें महीने अक्टूबर में आपके सहयोग से हमें उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। ये हमारी पहली योजना। आज उन बच्चों को
एक परिवार की तरह देख रखा जाता है। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे को हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी दी जाती है। अगर उसने आगे पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस में सिलेक्ट होता है, उसके हॉस्टल का खर्चा भी, इंजीनियरिंग के हॉस्टल का खर्चा भी, पढ़ाई का खर्चा भी सब सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और 27 साल तक अगर वो पीएचडी भी करना चाहता है, सब कुछ खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ऐसे 4,000 बच्चों को जब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया तो मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो अपनी माता को खो देता है, अपने पिता को खो देता है, वो चाहे अपने चाचा के पास ले, मामा के पास ले, उसकी उतनी केयर नहीं होती। लेकिन आज उसका हौसला इतना है। एक बेटी मुझे मिली, एमएससी जियोलॉजी कर रही थी बिलासपुर में, उसने कहा मैं अपना स्टार्टअप खोलना चाहती हूँ। उसे हमने 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई। बेटियों की शादी के लिए भी और अनाथ बच्चों की शादी के लिए भी हम उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर उसके पास जमीन नहीं है तो उसको जमीन भी हम 2 बिस्वा उपलब्ध शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपके एरिया में भी ऐसा कोई बच्चा है तो वो एसडीएम के पास जा सकता है और तहसील वेलफेयर के राज जाकर जो सुविधा सरकार के द्वारा मिलती है उसे उपलब्ध करवा सकता है। ये मेरा पहला पुण्य का काम था, ये मैंने इसलिए आपको बताया। उसके बाद मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली तो एक ऐसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, मेरे सामने आई। मैंने जीवन में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सरकार ये रूटीन की तरह आएगी, रूटीन की तरह चला जाएगी, कर्जे का बोझ उठाएगी और अपना समय काटेगी और उस समय के अनुसार हम अपना टाइम व्यतीत कर देंगे और अगले चुनावों में चले जाएंगे। मैंने पहले दिन से ये निश्चय किया था। और जब मुझे ये पता लगा कि हमारी सरकार पर, मैं अभी एक दिन मुख्यमंत्री बने हुए था, दूसरे दिन जब मैं अधिकारियों की बैठक ले रहा था तो कहा था कि आपके पास अगले 3 महीने सरकार चलाने के लिए धन नहीं है। तो मैंने कहा हमारी तो सरकार आ गई, मैं मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन क्या जब उनकी सरकार आती तो वो कैसे अब उनकी पे का इंतजाम करते? कहते वो लोन लेते। जब मैंने उनसे पूछा तो हमारे ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। 6th पे कमीशन की लायबिलिटीज थी। 6th पे कमीशन का 10,000 करोड़ रुपया, जो भी हमारे संजीव शर्मा जी भी बता रहे थे, 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आज भी हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर और आप लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य। यही नहीं, डीए की किस्त 12% तक हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। संजीव जी कह रहे थे कि ये हमें कुछ ना कुछ डीए दे दीजिए। मैं देना चाहता हूं, मेरे में ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3% का जब हमने डीए दिया तो सरकार पर तकरीबन 700-800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। और अंतिम के जो 3 महीने होते हैं, क्योंकि सचिवालय के जितने भी फाइनेंस के अधिकारी वो जानते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, फिर फैसला सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से संबंधित करना था। हमने कभी ये सोचकर कार्य नहीं किया कि इस डिप्टी कमिश्नर को बदल दो, उस एसपी को बदल दो, इसको बदल दो। मैंने ये सोचकर कार्य किया है कि मैंने इनसे काम लेना है और मेरा दायित्व काम लेने का है। इसलिए कई डीसी आज तक नहीं बदलेंगे, मैं उनसे काम लेना चाहता हूं। हमने आपको एक वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम अब अपने सरकारी कर्मचारियों को देंगे। वो क्यों देंगे? वो कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं था। राजनीतिक लाभ में वोटें, चुनाव हो चुके थे, वोटें डर चुकी थी, कांग्रेस के सरकार बन चुकी थी। वो सिर्फ एक संवेदनशील फैसला था, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी के घर से आता हूं। मैं जानता हूं कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो किस प्रकार अपने जीवन का पालन पोषण करता है। और हमें आर्थिक संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के साथ ही हमने अपना मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण जो था
वो संवेदनशील दृष्टिकोण था, वो आप सब लोगों के सामने रखा। मैं जानता हूं आजकल परिवार में 1 या 2 बेटे होते हैं। पहले परिवार बड़े हुआ करते थे, 4 बेटे 5 बेटे हुआ करता, कोई ना कोई बेटा घर में रहा करता था। लेकिन आज एक बेटा भी है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो घर में नहीं रह रहा है, वो अपने रोजगार के लिए बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे बाहर जा रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं। अगर आपको पेंशन ना मिलती तो आप हर महीने अपना गुजारा बेटे की पे पर करते सोचते रहते, आप आत्मसम्मान और स्वाभिमान से नहीं जी सकते थे। आज आपको अश्योर्ड इनकम के रूप में पेंशन, जब रिटायरमेंट के बाद आप जाओगे, अश्योर्ड इनकम के रूप में आपको पेंशन मिलेगी। आपके जीवन भर में ये रहेगा कि हर महीने सरकार की तरफ से आपको इतने पैसे मिलने हैं। ये हमारी संवेदनशीलता थी, इसलिए हिमाचल प्रदेश के 1,26,000 कर्मचारियों को हमने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके उनको मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये हमारी सरकार को और बहुत बड़ा। अब इसका नुकसान क्या हुआ? अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली जयराम सरकार थी 2022-23 में, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमारी सरकार आई है, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से 1780 करोड़ रुपए का जो हमें स्पेशल ग्रांट मिलती थी या स्पेशल लोन मिलता था, उस पर कट लगा दिया है। वो 1780 करोड़ रुपया अब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। और हमारी जो लिमिट है, जो लोन की लिमिट होती है, जीडीपी के 3% के अंतर्गत आती है। आज 1-2 नेता बोल रहे थे कि 12,000 करोड़ रुपए का हमने कर्ज लिया। हमने अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी लिमिट सिर्फ 6600 करोड़ रुपया है, सिर्फ 6600। उससे ज्यादा हम लोन नहीं ले सकते, उसके बाद हम लोन नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी लिमिट भी आरबीआई तय करता है। और अभी तक हमने जो लोन लिया, जिसमें 800 करोड़ रुपया इस महीने लेना है, 4100 करोड़ रुपए का हमने लोन लिया है। तो ये पिछली सरकार के 14,000 करोड़ से 4100 करोड़ रुपए का हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में लोन है, और हम 6600 2,000 करोड़ रुपया और ले सकते हैं। ये हमारी सरकार ने ये कार्य किया। इन्होंने पैसे काटने का कार्य किया केंद्र की सरकार ने। यही नहीं, फिर उसके बाद जायका, विश्व बैंक, एएफडी और एडीबी से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, पहले उसकी लिमिट कोई नहीं थी। हमारी 10 महीने की सरकार में, भारत की केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से इन्होंने उस लिमिट को भी 3 साल में सिर्फ 2900 करोड़ रुपया कर दिए। यानी 1 साल में अगर हमने कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एडीबी से लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, तो 1 साल में 900 करोड़ ले सकते हैं, या 3 साल का इकट्ठा 2900 करोड़ रुपए ले सकते हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के कारण हुआ है। फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 2027 तक अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। आप परिवार के लोग हैं हमारे, आप हर दिन फाइल साइन करते होंगे। हमने पहले दिन ही कहा, और आज भी मैं इस मंच से कहता हूं, अभी हमको 11 दिसंबर को 1 साल होगा। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और ऐसी व्यवस्था हम हिमाचल प्रदेश में लाने जा रहे हैं, और उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं 10 महीनों में, कि जहां शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती थी, हमें सिर्फ 180 करोड़ रुपया 10% बढ़ाकर मिलता था। हमने शराब के ठेकों की नीलामी से 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस साल का हमने राजस्व प्राप्त करना है। यही नहीं, और भी हम डिफरेंट तरीके से जो हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुई है। हमारा जो पास क्या था, पहले आपको ये सोचना, हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र है, 75 लाख की हमारी जनसंख्या है, थोड़े में हम गुजारा कर लेते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे पास क्या था? 2 चीजें थी। वो 2 चीजें थी, एक था पानी, एक था पर्यटन। दोनों का ड्रेन हुआ।
यहां से पानी के मामले में जहां हमें विद्युत प्रोजेक्ट लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया गया और फायदा एसजेवीएनएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी प्राइवेट फर्म्स देती गई। हिमाचल के लोगों को क्या मिला? हमारे पास साधन क्या है? हमने उस दृष्टि को पहचाना और पहले बजट में मैंने ये कहा कि जो 4 एसजेवीएनएल के पास पावर प्रोजेक्ट है, धौलासीब, लूरी, सुन्नी और एक पावर प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल कर दिया। उन 3 प्रोजेक्टों के बनने से आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। 40 साल बाद हमको 25% बिजली मिलेगी और जिंदगी भर 25% मिलेगी। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने लीज को, जो लीज रूल थे उसमें परिवर्तन किया और 99 साल की लीज मनी रूल को परिवर्तित करके 40 साल किया और उनको लिखा कि आपको हमको 40 साल बाद पावर प्रोजेक्ट वापस करना पड़ेगा। ये हिमाचल के लोगों की संपदा है, हिमाचल के लोगों का अधिकार है और उस लड़ाई को हमने लड़ा। वाइल्ड फ्लावर हॉल हमारा 126 बीघे का, हमने हाई कोर्ट में अच्छे वकील किए, खुद मैंने मॉनिटरिंग की और खुद मॉनिटरिंग करके हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और कहा ये 500 करोड़ की संपत्ति से आपको 22 साल से एक भी पैसा नहीं मिल रहा, लीज मनी नहीं मिल रही, रेवेन्यू शेयरिंग नहीं कर रहे। हमने उनसे कहा आप हिमाचल के लोगों के अधिकार और संपदा को ऐसे मत लूटिए, आप उसका हमें पैसा दीजिए या हम उसको कंट्रोल करेंगे। और हमने उसको कंट्रोल किया। अब मामला क्योंकि कंट्रोल हाई कोर्ट ने स्टे किया, आने वाले समय में हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की सरकार थी, क्या दिया हिमाचल की जनता को? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। पुलिस घोटाला हुआ, आपने उसको ढक दिया। पुलिस में भर्तियां हुई, आम आदमी पुलिस में भर्ती चाहता था। आम गरीब परिवार का एक लड़का सरकारी नौकरी चाहता था, आपने उस घोटाले की इंक्वायरी तक नहीं करवाई। फिर हमें पता लगा, हमने जाल बुना, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में था, वहां +2 वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं, पीएचडी वाले बच्चे फेल हो रहे हैं, नौकरी लगाई जा रही है। हमने बोला ये भ्रष्टाचार वाला मामला है और इसको हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया। कितने घोटाले हुए इनकी सरकार में? क्रिप्टो करेंसी घोटाला हुआ, माइनिंग का 100 करोड़ का घोटाला हुआ, हर जगह घोटाले इनकी सरकार में हुए और सरकार आंख बंद करके चुप बैठी रही। हम इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे राजस्व में वृद्धि हो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब हमारा बजट आएगा, इस बार पहली बार 75 साल के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि करने के लिए, और मुझे लगता है कि इस अप्रैल तक 1100 करोड़ रुपए की राजस्व वृद्धि हम इस सरकार में करने का लक्ष्य हमने रखा है। पहली बार होगा। मैंने कहा हिमाचल भवन में जाते हैं, हिमाचल सदर में जाते हैं, एमएलए को अलग किराया लगता है और खाने का अलग देना पड़ता है। एमएलए तो सामर्थ्य है। हमने कहा आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, एक समान किराया सबके लिए बुकिंग ओपन कर दी कि 1200 रुपए में जाकर कोई भी आदमी वहां रह सकता है। उसी तरह हमारे जो रेस्ट हाउस है उसमें भी एक समान किराया कर दिया। मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, विधायक होगा, सचिवालय का कोई कर्मचारी होगा, एक समान किराया होगा। इस व्यवस्था को हम लेकर आए। ठीक है, विरोध होता है, हम उस विरोध को भी सहन करना जानते हैं और ये विरोध हम अभी से नहीं कर रहे, जीवन काल से ही विरोध सहन करते आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि व्यवस्था परिवर्तन के रूप में अगले 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। सरकार ने जब व्हाइट पेपर रखा तो हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। कुछ हम कड़े फैसले कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम सरकारी कर्मचारियों को दुखी करना चाहते हैं या किसी और वर्ग को समाज के दुखी करना चाहते हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने पांव पर खड़ा हों। और मैं आपको इस सचिवालय परिसर में जो मेरा घर है, मैं यहाँ का मुख्य संरक्षक हूँ और आप मेरे परिवार के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। और ये जो लाइबिलिटीज है ना हमारे पर, जो 10,000 करोड़ की ये है, ये तुरंत प्रभाव से आपको मिलेंगी। ये आने वाले 1-2 साल में ही ये सारी हम इसको खत्म करने का भी हमने लक्ष्य रखा है
रखा है। चीफ सेक्रेटरी महोदय भी आ गए हैं, ये भी अच्छा हुआ क्योंकि आने वाले समय में पैसा तो इन्हीं से लेना है हमने। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए हमने 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना जिसमें ई टैक्सी मिलेगी, और मैं खुद इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चल रहा हूं, बहुत अच्छी गाड़ी है। जो भी युवा हमारा ये इलेक्ट्रिकल टैक्सी लेगा उसको अगर 20 लाख की होगी तो 10 लाख की सब्सिडी सरकार देगी। इससे सरकार का राजस्व भी आएगा, ये नहीं कि हम उन्हीं को दे रहे हैं। उसी तरह हम लोग 90% गांव में रहते हैं। एक घर हमारा शहर सिर्फ शिमला है, हेडक्वार्टर्स को हम शहर मानते हैं, छोटा शहर है, लेकिन हमारा दूसरा घर है गांव, जहां हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। वो जब तक मजबूत नहीं होंगे, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, हिमाचल प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आने वाले 1 वर्ष में हम नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, ताकि गांव के जो युवा साथी अगर गांव में नेचुरल खेती करता है, दूध पैदा करता है, पशुपालन पैदा करता है, तो कम से कम उसके घर में 50,000 रुपए की इनकम हो। इस दृष्टि से हमारी सरकार योजना बनाने के लिए कार्य कर रही है। तो मैं ये सब चीजें इसलिए कह रहा हूं कि आपके सहयोग के बगैर, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए का आपसे उम्मीद करते हैं सचिवालय के लोगों को नई योजना आएगी। तो जो सचिवालय के परिवार के लोग हैं, संजीव शर्मा जी है, आपने मुझे डीए की बात कही है, क्योंकि और 2 दिन की बात, 5 दिन की बात कही है रोजगार के, सब पर विचार किया जाएगा। डीए के लिए अभी आपको 2-3 महीने आप इंतजार किए, कुछ ना कुछ मैं आपको जरूर दूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आप ही की मांग कर कहना चाहता हूँ कि आर्थिक हालत हमारे संजीव जी कहीं भी हो, हम 2-3 महीने में आपको कुछ ना कुछ आपकी लायबिलिटी जो हमारे पर है, आप भी हमारे पर भी है, आप पर भी है, क्योंकि आपने भी जो हमारे को राजस्व आएगा उसको हम अपने कर्मचारियों के पास बांटेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है। आपके पास कोई भी शिकायत है, आप सीधा मिल सकते हैं। आपकी दर्द को हम जानते हैं, आपकी पीड़ा को हम जानते हैं। शिक्षा के स्तर में हमें सुधार करना है, हेल्थ के स्तर में हमें सुधार करना है। कई चीजें हैं जिस चीजों में हम पिछड़ते जा रहे हैं, और ये इसलिए हुआ कि जब सरकारें गौर नहीं करती है, आई सरकार और जाई सरकार की नीति से काम करती है कि मुझे तो सिर्फ 5 वर्ष मिल गए और मैं 5 वर्ष कर दूं, मैं तो मुख्यमंत्री बन गया हूं और मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो मंत्री बन गया, मैं विधायक बन गया, तब सही सोच से काम नहीं होता। हम तो ये सोचकर चलते हैं कि आज एक फैसला करना, मैं आज के लिए मुख्यमंत्री और हिमाचल के जनता के लोगों के लिए अगर मैं कोई अच्छा फैसला करके जाऊंगा तो उनके जीवन भर ये काम आएगा, मैं ये सोचकर काम करता हूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सहयोग कीजिए, हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनेगा, ये आप विश्वास कीजिए, और उसका फल आपको 2-3 साल में हमारे ही कार्यकाल में दिखना शुरू हो जाएगा। हम आउटसोर्स कर्मचारियों की भी नियुक्तियों को भी हम कम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो जिंदगी भर आउटसोर्स में रहें और बाद में जब उनका बुढ़ापा आए तो उनके लिए कोई सहारा ना रहे। उस दृष्टिकोण से भी हम उन नियुक्तियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि समाज के सभी वर्ग है, जिसमें पत्रकार बंधु भी आते हैं, किसान भी आते हैं, महिलाएं भी आती है, सब आते हैं, सबके दर्द को हम समझ रहे हैं। लेकिन जब आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो और प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर में हो, तब भी हम कड़े फैसले लेकर आज किसी भी विभाग में हम किसी की भी पे पहली को रुकने नहीं देते। ये भी बड़ी चिंता की बात होती है कि आज पैसा हमें कर्ज लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी 2 महीने की पे रुकेगी, लेकिन उस लड़ाई को भी हम लड़ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सचिवालय की जो मांगे हैं, आप तो घर के आदमी कभी भी आके गेट से आके मिल सकते हैं, आपकी सभी मांगों को हम पूर्ण करेंगे। और मांगे को विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और फाइनेंस के आपके जो कर्मचारी हैं या अधिकारी बैठे हो, मेरे से ज्यादा फाइनेंस की हालत जानते हैं, और आपने पहले ही पता कर लिया होगा क्योंकि आप तो बड़े एक्टिव हमारे प्रेसिडेंट है। लेकिन जो संजीव जी ने बोला है, आप ये दो एक महीने का समय दीजिए, आप तो जरूर कुछ ना कुछ हम जो डीए है, क्योंकि और कुछ लाइबिलिटीज जो है उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। हमने हमारे इस बजट ने दिशा पकड़ी है और राजस्व उगाही में हम आगे बढ़ रहे हैं।
कई लोगों को कष्ट होता होगा हमारी बात से, क्योंकि कुछ हम सख्त फैसले कर रहे हैं। वो कष्ट प्रदेश की जनता के हित में है, मेरे व्यक्तिगत हित में कुछ नहीं है, हमारी सरकार के व्यक्तिगत हित में कुछ नहीं है। और हम उन जिनको कष्ट हो रहा है वो राजस्व हमारा ठीक ढंग से सरकार में दे, हम उनका भी सम्मान करेंगे, लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। इस संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो ओल्ड पेंशन के कारण भारत सरकार ने हम पर प्रतिबंध लगाए हैं, मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम के जो विपक्ष के लोग हैं वो जाए और इन प्रतिबंधों को हटाएं। इसके अलावा अगर ये 3 महीने हमारे आपदा में ना बीते होते तो हमारा राजस्व 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचता, जो ऐतिहासिक था। लेकिन जीएसटी कम हो गया, शराब जो पीने वाले बाहर के टूरिस्ट आते थे उस पर वैट कम हो गया, और भी कई चीजें हमारी कम हुई है। लेकिन आपदा में 16,000 हमारे परिवार है। मैं जानता हूं हिमाचल में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़ी मेहनत की कमाई से, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे कोई और है, बड़ी मुश्किल से एक अच्छा घर बनाता है। इस आपदा में कई लोगों के अच्छे घर बह गए। सरकार ने फैसला किया कि हम चाहे किसी का कच्चा घर भी बहा है, पक्का घर भी बहा है, उसे 7 लाख रुपया देंगे। इसके अलावा पानी का मुफ्त का कनेक्शन देंगे, बिजली का कनेक्शन देंगे, और जो सीमेंट का रेट 280 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से जो 16,000 घर गए हैं, जिसमें 3,500 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, उनको 10 लाख रुपए की सरकार आपदा राहत कोष से, जो हिमाचल सरकार द्वारा बनाया गया, से उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी तक हमें आपदा से केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला, अब तो हमने वो आशा ही छोड़ दी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अखबारों की सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, वो आपदा राहत कोष में तो कुछ दिला नहीं सके, लेकिन जो हमने 9799 करोड़ का क्लेम भरा है, उस क्लेम में हमारा अधिकार है। कम से कम उस क्लेम के 4,500 करोड़ आप हमें दिलाइए, जो कि हमें मिलने ही है। उसमें भी अड़चने मत डालिए, क्योंकि ये पैसा कांग्रेस की सरकार का नहीं है, हिमाचल सरकार का है, हिमाचल की जनता का है, उनके कल्याण के लिए लगेगा। ये मैं उनको कहना चाहता हूं। और जो आंकड़े अखबारों में प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी तक हिमाचल सरकार ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 4400 करोड़ रुपए का खर्च लिया है, और हम 12,000 करोड़ कर्ज तो ले ही नहीं सकते। 6600 करोड़ का कर्ज की हमारी लिमिट है, लेकिन हमने अपने आय के साधन बढ़ाने हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना है। और हमारे आय के साधन 2 ही चीजों से बढ़ सकते हैं, पानी से और पर्यटन से। इसमें हम खूब खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में 2-3 साल में आपको ये चीजें धरातल पर नजर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मांगे इन्होंने रखी है। डीए वाली तो मैंने बता दी, 2-3 महीने आप इंतजार कर लेंगे। और जो 5 डे वीक की बात है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, गाड़ियां रुकेगी, बिजली के बिल कम होंगे, और हम आधा घंटा या 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए। विस्तृत सोचने के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता कि क्या हम इसे लागू करें या ना लागू करें। लेकिन आपके हित में देखते, कल को ये ना हो कि घर में लड़ाइयां ही ना हो जाए, सैटरडे को रोज ही करते, तो ये थोड़ा ये भी पक्ष भी देखना पड़ेगा ना। तो नहीं तो ऑफिस के बहाने कई लड़ाइयां रुक जाती है, क्यों अभी जा रहे सोच रहा, तो ये चीज भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद अगर जहां होगा, हमारी सरकार कर्मचारियों की सहयोगी है, कर्मचारियों के हित की है, किसान के हित की है, महिलाओं के हित की है। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, अभी हम पुलिस की भर्ती करने जाते हैं, क्योंकि कोई भी महिला जब तक समाज में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगी, तो उस उन्नति में थोड़ी कमी रह जाती है। हम महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होने जा रही है 1200, उसमें 30% हमने कोशिश करेंगे कि हम 30% रिजर्वेशन महिला पुलिस को दें, ताकि वो आने वाले समय में पुरुषों के मुकाबले अपना कार्य कर सके। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आगे कार्य कर रही है। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।